Hello guys, how are you doing? Hope you are doing good. My name is Fatima and you are watching Learn It Is English. So guys, आज के दिन यानी डे 9 में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं क्योंकि आज के जो टॉपिक का नाम है वो है वर्ब। और वर्ब एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो अगर आपने वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया तो 80% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो आप 80% इंग्लिश सीख गए गाइस। इसलिए आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वर्ब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स जो है वो मिस्टेक करते हैं और बहुत सारी गलतियां उनसे हो जाती हैं क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स होती है और फॉर्म्स में बहुत सारी गलती होती है आईएनजी फॉर्म्स में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरी इस पूरी वीडियो को देख लिया ना तो आप उनमें से एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और अगर आपने डे 1 से लेकर डे 8 तक कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है इंग्लिश सीखने का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डे 9 के साथ जो है वर्ब। वर्ब को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रकार, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब सीख लिया तो आप ऑक्सिलरी वर्ब सीख जाएंगे। उसके बाद आता है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब सीख लिया तो आप वर्ब की फॉर्म सीख जाएंगे और अगर आपने वर्ब की फॉर्म सीख ली तो आप इंग्लिश आराम से बोल पाएंगे, आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत चले जाइएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक मिरेकल की तरह हो सकती है और आपको इंग्लिश का मास्टर बना सकती है। तो गाइज चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं वर्ब। सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो वर्ब हिंदी में मैंने पहले ही बताया, इसे हम क्रिया बोलते हैं। अब what is a verb? तो yes, तो a verb is a word that tells us what a subject does or is। यानी कि एक वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है यानी कि एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है और या फिर कौन है, वो हमको वर्ब बताता है यानी क्रिया बताता है। एक और डेफिनेशन देखिए इसी की, अ वर्ब इज अ वर्ड। एक वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कोई एक्शन या फिर स्टेट यानी कि सिचुएशन बताता है, यानी कि कोई काम, एक्शन मीन्स कोई काम और स्टेट यानी कि सिचुएशन बताता है, तो उसको भी हम वर्ब कहते हैं। ये सबसे जरूरी बात कि वर्ब को इंग्लिश का किंग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस और इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंग्लिश के छोटे से छोटे सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है। छोटे से छोटे सेंटेंसेस में जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं गो, मैंने लिखा गो, तो गो क्या है, एक वर्ब है, तो सेंटेंस पूरा है और इसमें वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए वो सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश का और उसमें भी वर्ब का यूज होता है, इसलिए वर्ब को इंग्लिश का किंग कहा जाता है। हमने ये तो देख लिया कि वर्ब क्या होता है, जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट कैसा, कौन है या फिर वो क्या कर रहा है, या फिर हमें कोई एक्शन या फिर कोई सिचुएशन बताता है, उसको भी हम वर्ब कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्ब के टाइप्स के ऊपर कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्ब जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एक्शन वर्ब और दूसरा होता है आपका स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को डायनेमिक वर्ब के नाम से भी जाना जाता है और स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में डायनेमिक वर्ब्स आए तो आपको पहले से पता होगा कि डायनेमिक वर्ब्स आर अ पार्ट ऑफ या आर ओनली एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट एनीथिंग बट ओनली स्टेट वर्ब। यानी कि डायनेमिक वर्ब्स कुछ नहीं बस एक्शन वर्ड्स है और स्टेटिव वर्ब कुछ नहीं बस स्टेट वर्ब्स है, यानी कि दोनों वर्ब के टाइप्स ही हैं। और हाँ गाइस मैं बताना भूल गई कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप जो सीखने वाले हैं वो आपको 10 वीडियो मिलकर भी नहीं सिखा पाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा।
अब एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ड को हमने नाम देख लिया, इसे डायनामिक वर्ब कहते हैं, इसे स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। अब एक्शन वर्ड हमको क्या बताते हैं, नाम नहीं है, एक्शन वर्ड तो कोई काम के बारे में बताता है। फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस, यानी कि जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो या फिर फिजिकल कोई काम हो रहा हो, वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसमें जाना जो है वो आपका वर्ब है और जाना जो है वो आपकी फिजिकल प्रोसेस हो रही है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो जा रही है। रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना बनाता है, खाना बनाना एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, इसलिए कुक्स भी आपका एक्शन वर्ब है। अब बात करें स्टेटिव वर्ब्स की, तो स्टेटिव वर्ब्स में हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता नहीं होता, लेकिन कोई सिचुएशन के बारे में पता होता है, यानी कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता, उसमें बस सिचुएशन पता चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन, मेरे पास 3 पेन्स है या 3 पेन है, तो उसमें बता नहीं रहे या कोई क्रिया नहीं हो, मतलब ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही, फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं हो रही कि वो कर रहा है, उसके पास 3 पेन्स है, वो सिचुएशन बता रहे हैं। रोहन सीम्स हैप्पी, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश दिखता है, तो वो कर नहीं रहा या उसको लग नहीं रहा वो खुश है, इसलिए रोहन सीम्स हैप्पी। इसमें जो सीम्स है वो आपका स्टेटिव वर्ब है और इसमें हैव जो है वो आपका स्टेटिव वर्ब है। अब बात करें एक्शन वर्ब की, तो इनको हम आईएनजी फॉर्म्स में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो एक्शन वर्ड जो होते हैं जिन्हें हम फिजिकल एक्टिविटीज के नाम से, मतलब कि जो फिजिकल एक्टिविटीज में भी यूज होते हैं, मतलब ऐसा हुआ कि जो सेंटेंस में फिजिकल एक्टिविटीज हो रही होती है उनमें हम आईएनजी की फॉर्म यूज कर सकते हैं, जबकि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी की फॉर्म यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग 3 पेन्स, आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग 3 पेन्स इज टोटली अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर आप है में आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि हैव एक स्टेटिव वर्ब है और उसमें आईएनजी नहीं लग सकता। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन की बात आती है कि अगर आप बोलते हो कि तुम सुंदर दिख रही हो, तो आप ये बोलते हो कि यू लुक ब्यूटीफुल। आप ऐसे बोलते हो ना किसी को, जब आप ऐसा बोलते हो कि तुम सुंदर दिख रही हो, तो यू लुक ब्यूटीफुल। अब कुछ लोग सोचते कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि गाइस से बहुत ही ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है, इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी निकल गई पर चलेगा। यू लुक ब्यूटीफुल या फिर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यू लुक ब्यूटीफुल आपका एक यू लुक ब्यूटीफुल होता है और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल होता है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यू आर लुक एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल का यूज नहीं करते, यू लुक ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं, आप आईएनजी का यूज इसमें नहीं करते हैं। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो था उसको मैंने क्लियर कर दिया और आपने अब तक सीखा कि वर्ब के टाइप्स होते हैं एक्शन वर्ब्स, वर्ब एंड स्टेट। यहाँ पे मैंने गलती करी, यहाँ पे मैंने एक्शन वर्ड्स लिखा है, वर्ब्स लिखना था मेरे को, सॉरी, एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। तो आपने अभी तक 2 टाइप सीखे हैं वर्ब के, और ये भी सीख लिया एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब्स के नाम से जानते हैं, स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब के नाम से जानने जाते हैं, और ये भी सीख लिया कि एक्शन वर्ब्स आईएनजी की फॉर्म में यूज हो सकते हैं लेकिन स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी की फॉर्म में यूज नहीं हो सकते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। अभी हमने सीखा टाइप्स ऑफ वर्ब, हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में कुछ और सीखने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो आपने पीछे सीखे एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्ब में और भी टाइप्स के वर्ब आते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम में ही हेल्पिंग है, यानी वो मदद करता है। किसकी मदद करता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और दूसरा जो टाइप है वो होता है मेन वर्ब, नाम में मेन है, इसका हिंदी में मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी जो मेन वर्ब होता है वो। और एक और बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ऑक्सिलरी वर्ब में कंफ्यूज होते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब।
तो एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब आए या ऑक्सिलरी वर्ब आए वो एक ही बात होती है। और मेन वर्ब जो होता है उनका भी एक दूसरा नाम होता है जिनको कहते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। तो एग्जाम में अगर ऑक्सिलरी वर्ब पूछा जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर लेक्सिकल वर्ब पूछे जाए तो वो मेन वर्ब्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और इनका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। और अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो वो कोई एक्शन दिखाते हैं या फिर कोई स्टेट दिखाते हैं, जैसा पीछे का कोई सिचुएशन बताते हैं या फिर कोई काम बताते हैं, और इनका खुद का मीनिंग होता है। दे हैव देयर ओन मीनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इनके आगे मैंने एक नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। इसका मतलब ये है गाइस कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर हेल्पिंग वर्ब 16 टाइप्स के होते हैं और मेन वर्ब थाउजेंड्स के भी ऊपर टाइप्स के होते हैं, यानी 1000 से भी ज्यादा मेन वर्ब है इंग्लिश ग्रामर के अंदर और हेल्पिंग वर्ब आपके 16 है। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में और करते हैं। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो जो 16 है वो यहाँ पे है उनके भी दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है मॉडल्स। प्राइमरी तीन तरह के होते हैं, पहला है बी, सेकंड इज डू एंड थर्ड इज हैव। जबकि मॉडल होता है, मॉडल 10 होते हैं, मॉडल 10 टाइप्स के होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। मॉडल्स होते हैं आपके 10 टाइप्स के, प्राइमरी होते हैं आपके 3 टाइप्स के। इसके अलावा आपके 3 सेमी मॉडल्स भी होते हैं, इसके अलावा आपके 3 सेमी मॉडल्स भी होते हैं, उनको भी देख लीजिए। इसमें फर्स्ट सेमी मॉडल आएगा नीड, देयर, यूज टू। ये आगे चल के आप लोग आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि 3 + 10 + 3 हो गए आपके 16 हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब्स की, मेन वर्ब्स कितने टाइप्स के, मेन वर्ब्स के क्या क्या टाइप्स है। तो मेन वर्ब्स के यहाँ पे 2 टाइप्स हैं जो मेन है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें आपको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब कंफ्यूजन हो रहे होंगे तो मैं कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल की बात करें तो आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। अगर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ बोले आई सॉ, मैंने देखा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं लगता, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ा। मैंने ऐड कर दिया आई सॉ एन एलिफेंट, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो टेक से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल है ही किल्ड, इसने मारा, तो इसने क्या मारा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही किल्ड। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं अ डियर, ही किल्ड अ डियर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि इनट्रांजिटिव में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो ही डाइड, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है कि वो मर गया। इनट्रांजिटिव का एक और एग्जांपल है ही हैज अराइव्ड, वो आ गया, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है। कुल मिला के आपको इसमें ये सीख मिला कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल सब चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो मैं अब लाती हूँ आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, इन्हीं पे बेस्ड है जो। अब आइए हम लोग आके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो गाइज यहाँ पे मैं आपके लिए ले आई हूँ मॉडल्स जो अपने पीछे पढ़े उनके सेंटेंसेस, जो हमने पीछे 10 टाइप्स के मॉडल्स पढ़े उन्हीं के यहाँ पे सेंटेंसेस लेके हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस था कैन। कैन का हिंदी में मतलब होता है सकना, यानी कि आप कोई चीज कर सकते हो तो उसे हम हिंदी में सकना कहते हैं, कैन इंग्लिश में कैन कहते हैं। सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज किया। उसके बाद सेकंड था कुड, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था, तो इट कुड बी एनीथिंग, यहाँ पे हमने कैन का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म यूज करिए जिसको कुड कहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट इज मे, एक सेकेंड, हाँ, मे का पास्ट टेंस होता है माइट, जिसको आप प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में दोनों में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस में
या सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। राम में कम अराइव हुए, राम देर से आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई माइट गो देयर, मैं शायद वहां जाऊंगा, मतलब मैं वो बता रहे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, उनको खबर पता नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं, शायद ही वो वहां जा पाए। अब दूसरी बात करते हैं विल की। विल आप तब यूज करते हैं जब आप कोई भविष्य की बात करते हैं, यानी फ्यूचर टेंस की बात करते हो। राम विल डू दैट, राम वो करेगा। इस सेंटेंस का मतलब हुआ राम वो करेगा। वुड यू लाइक सम टी, जब हम किसी को पोलाइटली कुछ पूछते तो हम ऐसे पूछते क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, या आपको चाय पसंद है, इस तरह से। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट की तो होता है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अगर आप इसका मतलब होता है हिंदी में चाहिए तो यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। उसके बाद होता है करना ही चाहिए, मतलब कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो होम, करना ही चाहिए के लिए हमेशा मस्ट आता है, तो यू मस्ट गो होम। और यहाँ पे यू आउट टू कभी यूज करते हैं, अगर आप मस्ट लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, आउट टू लिखेंगे इज ऑल्सो कोई भी गलत नहीं होगा। और अगला आता है करना जरूरी ही है, करना ही पड़ेगा, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी फिक्र करना जरूरी नहीं है। तो तुम यानी कि सेंटेंस का मतलब नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे यही लिखा है डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो वे 10 जो मॉडल्स हमने ऊपर पढ़े थे, और उसके बाद 3 सेमी मॉडल्स भी है, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट होता है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, यानी कि हिम्मत करना। डज एनीवन गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है। डज एनीवन डेयर टू गो देयर। डेयर टू ऑप्शनल है, आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज किससे और चॉइस। डज एनीवन डेयर टू गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है, या कोई वहां तक पहुंचे उसमें इतनी हिम्मत है। एक और किया करती थी, यानी कि पास में वो काम किया करती थी लेकिन मैं अब वो काम नहीं कर रही। तो आई यूज्ड टू लाइक कॉफी, सपोज किसी मेरे को मुझे पहले कॉफी पसंद थी लेकिन अब पसंद नहीं है, तो आई यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज्ड टू लाइक कॉफी, मैं कॉफी पीना पसंद करती थी। एक और है आई एम यूज्ड टू कॉफी, मुझे कॉफी की आदत थी। सेंटेंस का मतलब ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसलिए गाइस वर्ब का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि आपको अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज सीखने मिलने वाली है आगे। तो अब बात आती है वर्ब्स की, जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज के इस वीडियो का, और जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। इसमें बहुत सारे लोगों से बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होती है। आइए अब हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ई या फिर डी से एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल लुक, इनको V1, V2 और V3 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुलर वर्ब सिंपली वो होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म में ई या फिर डी आ जाए उनके एंड में, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब्स है। जबकि हम बात करें इरेगुलर वर्ब्स की, तो उनकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, ई या फिर डी से एंड नहीं होता। अगर रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल की बात करें तो लुक फर्स्ट फॉर्म, लुक सेकंड फॉर्म, लुक्ड थर्ड फॉर्म। और अगर इरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल की बात करें तो बाय फर्स्ट फॉर्म, बॉट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है। इन फॉर्म्स को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको वर्ब समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वर्ब का टेबल, जिसमें मैंने लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो सिंपल फॉर्म होती है वो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में जो फॉर्म होती है वो, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद इसके नीचे एक और टेबल है, ये इसी का SCIS यानी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है और इसका ING वाला पार्ट है, ताकि आपको एग्जाम, ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा का यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है, आपको बताना होता है ये कौन सा टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वर्ब्ड और इसकी थर्ड फॉर्म होगी वर्ब्ड। वर्ब की बात करें तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट SCIS लगाने पे वर्ब्स बन जाएगा,
और आईएनजी लगाने पर वर्किंग बन जाएगा। हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना। हैंग का मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना। तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग। लेकिन अगर हम दूसरे में हैंग की बात करें तो इसका हैंग का मतलब होता है कि हम, यानी जब कोई चीज टांगते हो, कोई चीज लटकाते हो तो उसको भी हम हैंग कहते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैंग, सेकंड फॉर्म इज हंग एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो हंग। फोर्थ, कट, फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज डू, डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। ये आप आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे डू, डिड और डन के बारे में। अब आता है बी। बी की बात करें तो उसकी फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकंड फॉर्म है इसकी वॉज या फिर बर्ड और थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में भी आप आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं, इसलिए आने वाली एक भी वीडियोस मिस मत कीजिएगा। अब आती है बात हैव की। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड फॉर्म इज हैड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो हैड। लुक की बात करें तो ऊपर देख ही लिया, लुक की फर्स्ट फॉर्म है लुक, सेकंड फॉर्म इज लुक एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो लुक। लास्ट, गो का तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म होती है। कोई आपसे पूछे गो की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताओ तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे गो, वेंट, गॉन। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो देख ली। अब हम देख लेते हैं उनके प्रेजेंट टेंस और आईएनजी फॉर्म्स क्या होते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद आप, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आप वर्क को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चलिए अब हम इनकी एस वाली फॉर्म या फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी देख लेते हैं। वर्क में एस लगाने पर बनेगा वर्किंग। हैंग में, हैंग की यहाँ पे लिखा था ना, हैंग की प्रेजेंट फॉर्म हैंगी होती है, इसमें आईएनजी लगाने पर बन जाएगा हैंगिंग। कट की कटी रहती है, इसमें आईएनजी लगाने पे ये बन जाएगा कटिंग। डू की डू ही होती है, इसमें आईएनजी बनाने पे ये बन जाएगा डूइंग। बी की बी ही रहती है और इसमें आईएनजी लगाने पे बन जाएगा बीइंग। हैव की भी हैव ही रहती है, इसमें आईएनजी बनाने पे ये बन जाएगा हैविंग। लुक की लुक ही रहती है, लुक में आईएनजी लगाने से ये बन जाएगा लुकिंग। और गो की भी गो ही एस लगाते हैं, सॉरी गो में कुछ नहीं होता। गो की जो प्रेजेंट वाली फॉर्म होती है उसमें भी गो ही रहता है और आईएनजी लगाने पे ये बन जाता है गोइंग। तो देखा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, साथ में हमने प्रेजेंट टेंस वाली फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म भी देख ली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप वीडियो में अभी तक बने, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस मिस्टेक्स आपके फ्रेंड्स भी ना करें और वो भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। मैं मिलती हूँ आपसे डे 10 में कोई नवे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।